भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई सरकारी परीक्षाओं के साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अत्यंत प्रासंगिक विषय है, जिसको जानना हर भारतीय का कर्तव्य भी है। और इस विषय का महत्व केवल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों तक सीमित नहीं है। आओ मित्रों, स्वाधीनता पर्व के अवसर पर फिर से सिलसिलेवार भारत के आज़ादी संघर्ष को जानते हैं। 1857 का विद्रोह आज़ादी की ओर पहला कदम। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और धीरे धीरे दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक फैल गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पहला महत्वपूर्ण विद्रोह था। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। यह 1857 का विद्रोह था जिसने ब्रिटिश राज को स्पष्ट संदेश दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर नियंत्रण रखने में विफल रही है, जिससे उसकी अक्षमता दिखाई दी। 1858 में जब ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का नियंत्रण छीन लिया, तो ये कानूनी तौर पर एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। इसके बाद भारत पर गवर्नर जनरलों के माध्यम से सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन रहा। आज़ादी के संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण कदम 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश भारत में अनेक राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। इनमें सबसे उल्लेखनीय संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जिसे कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका प्रारंभिक लक्ष्य शिक्षित भारतीयों के लिए एक व्यापक राजनीतिक भूमिका सुनिश्चित करने हेतु भारतीयों और ब्रिटिश राज के बीच नागरिक और राजनीतिक चर्चा के लिए एक मंच स्थापित करना था। बाद में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 तक तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा का परिणाम था, इस आधार पर कि समग्र रूप से बंगाल की जनसंख्या पर शासन करना कठिन होगा। हालांकि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी एकता को कमजोर करने के इरादे से बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित करने की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक सम्मेलन में बहिष्कार प्रस्ताव अपनाया गया। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन की स्थापना हुई और इसके पहले से विखंडित नेतृत्व को एक नेतृत्व में लाया गया। स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना था, साथ ही ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का विरोध करना था। इससे भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि भारतीय स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। जब ब्रिटिश उत्पादों को खुलेआम जलाया जाने लगा, तो यह आंदोलन हिंसक हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और अंततः बंगाल का विभाजन हो गया। स्वदेशी आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने राष्ट्र की एकता को प्रदर्शित किया और लोगों को यह समझने में मदद की कि यदि वे एकजुट हो जाएं तो अंग्रेजों को हरा सकते हैं। गदर आंदोलन 1914 से 1917 के दरमियान चौथा असरकारी कदम साबित हुआ। गदर आंदोलन भारत की आज़ादी की तलाश में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में रोजगार की तलाश में कनाडा आने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या कम करने के लिए नस्लीय भेदभाव पर आधारित कई कड़े आव्रजन कानून लागू किए गए थे। कोमागाटा मारू घटना, कनाडा से भारत से अप्रवासियों को लेकर आ रहा एक जहाज, जिसका नाम कोमागाटा मारू था, वापस भेज दिया गया। भारत लौटते समय ब्रिटिश पुलिस के साथ हुई झड़प में जहाज के कई यात्री मारे गए या हिरासत में लिए गए। कोमागाटा मारू घटना ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और मानवाधिकारों के उल्लंघन और नस्लवाद के लिए इसकी निंदा की गई। इस घटना ने गदर पार्टी को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार इसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान की। क्रूर ब्रिटिश दमन के बाद गदर आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद गदर पार्टी कम्युनिस्ट और समाजवादी गुट में विभाजित हो गई। गदर आंदोलन को असाधारण बहादुरी, श्रम और परिश्रम की कहानी के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसने विदेशों में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को प्रभावित किया। इसके नेताओं के शक्तिशाली भाषणों ने भारत में ब्रिटिश कुशासन के विरुद्ध प्रवासी राय को आकार दिया। ये वास्तव में एक प्रमुख संघर्ष है, जिसने लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया तथा भविष्य में किसी अन्य कार्रवाई के लिए बीज बोए। होम रूल आंदोलन 1916 से 18 तक चला, इसका बहुत व्यापक असर हुआ। होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के प्रति देश की प्रतिक्रिया और ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध व्यक्त करने का एक शक्तिशाली साधन था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1916 में बेलगाम में बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा बाद में सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता बढ़ाकर तथा ब्रिटिश शासन के विरोध में राष्ट्र के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व जुटाकर भारत और उसके लोगों की ताकत का प्रदर्शन करना था।
इस आंदोलन के परिणामस्वरूप 1917 में मोंटेग्यू घोषणा हुई, जिसमें कहा गया कि प्रशासन में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व होगा, स्वशासन के लिए संस्थाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा और अंततः भारत में उत्तरदायी सरकारें स्थापित होंगी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में घटित हुई एक ऐतिहासिक घटना थी। चंपारण आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो 1917 में बिहार के चंपारण क्षेत्र में हुआ था। गांधी जी को एक नील किसान, राजकुमार शुक्ल, ने चंपारण जाकर किसानों की दुर्दशा देखने के लिए प्रेरित किया, जो दमनकारी नियमों और उच्च करों के अधीन थे। तिनकठिया प्रथा के तहत ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी ने स्थानीय किसानों और आम जनता से समर्थन जुटाकर बागान मालिकों और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और परिणामस्वरूप सरकार ने दमनकारी तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त किसानों को उनसे ली गई राशि का एक हिस्सा मुआवजा के रूप में दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने से पहले गांधी जी ने 1917 और 1918 के दौरान चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में 3 विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। यद्यपि चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले आयोजित किया गया था, लेकिन सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग रॉलेट एक्ट विरोधी प्रदर्शन के दौरान किया गया था, जिसका अर्थ है विरोध का अहिंसक तरीका। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में आया एक काला कानून। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा पारित 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, आमतौर पर रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम ने सरकार को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक की कैद की सजा देने का अधिकार दिया। इसी तरह रॉलेट अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के अनुचित रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई और लोगों से दमनकारी अधिनियम के खिलाफ बैठकें आयोजित करने तथा काम पर न जाने को कहा गया। दिल्ली में हड़ताल सफल रही, लेकिन पंजाब और कुछ अन्य जगहों पर हिंसा हुई। इसलिए हिंसा के मद्देनज़र गांधी जी ने हड़ताल स्थगित कर दी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड भी रॉलेट एक्ट के विरोध का ही परिणाम था। ये घटना भारतीयों के लिए भारत की स्वतंत्रता के लिए और भी जोरदार संघर्ष करने का एक बड़ा कारण बनी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का दौर था 1920 के बाद का समय। खिलाफत आंदोलन, तुर्की में खलीफा को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ किए जाने से भारतीय मुसलमान नाखुश थे। इसलिए 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए। इन दोनों दलों ने मिलकर कई राजनीतिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। इस आंदोलन की शुरुआत 31 अगस्त 1920 को हुई, जब खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक ने 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलनों में से एक है। इसकी शुरुआत गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में की थी। इसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रमुख सामाजिक कार्यक्रमों, आयोजनों, कार्यालयों और स्कूलों का बहिष्कार करना था। अपनी घोषणा में गांधी जी चाहते थे कि लोग स्वदेशी सिद्धांतों को अपनाएं और समाज से अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए काम करें। हजारों भारतीयों द्वारा सरकार के खिलाफ किया गया खुला, अहिंसक विरोध एक सच्चा जन आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वशासन या स्वराज्य की मांग की और विरोध प्रदर्शन करते समय केवल अहिंसक तरीकों का उपयोग करने को कहा। हालांकि फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लड़ाई के दौरान हिंसक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त करने का फैसला किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का दौर। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक भारत में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे नमक मार्च के नाम से जाना जाता है, जिसे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 1930 तक कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि मुक्ति आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया। यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने नमक की बिक्री और संग्रहण पर कर लगा दिया था, जिससे भारतीय नाराज हो गए थे और गांधी जी ने सरकार की अवज्ञा करते हुए नमक कर को तोड़ने का फैसला किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लोगों के एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए गुजरात के समुद्र तटीय शहर दांडी की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए समुद्री जल से नमक का उत्पादन किया। पूरे देश में फैले इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित 60,000 से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जब गांधी जी को अंततः 1931 में जेल से बाहर आने की अनुमति मिली, तो उनकी मुलाकात लॉर्ड इरविन से हुई, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और उस पर मीडिया का ध्यान आकर्षित होने से रोकना चाहते थे।
गांधी इरविन समझौते में ये शर्त रखी गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा और बदले में भारतीयों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी। लॉर्ड इरविन ने भी भारतीयों की नज़रबंदी हटाने पर सहमति जताई। गांधी जी ने लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मान के रूप में भाग लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 अब आज़ादी की धुंधली तस्वीरें दिखने लगी थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के नेता 1939 में भारतीय लोगों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के कारण ब्रिटिश सरकार से नाखुश थे। युद्ध के लिए भारतीय समर्थन ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्यधिक वांछित था और परिणामस्वरूप वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव के रूप में ज्ञात सिफारिशों की एक श्रृंखला पेश की। द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन के बदले में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा भारत में एक अंतरिम सरकार की मांग के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता को पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार किया गया। हालांकि अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना की जाएगी और उसे डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। अगस्त 1940 में वर्धा में हुई अपनी बैठक में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इसके बाद महात्मा गांधी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ब्रह्मदत्त, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू पहले 3 सत्याग्रही थे। सत्याग्रहियों ने दिल्ली की ओर एक मार्च भी शुरू किया जिसे दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। यद्यपि यह आंदोलन गति नहीं पकड़ सका और दिसंबर 1940 में इसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन इससे अंग्रेजों पर भारी दबाव पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अंग्रेजी शासन के ताबूत में अंतिम कील था। जब क्रिप्स मिशन, जो मार्च 1942 में भारत पहुंचा, भारत की समस्याओं के लिए किसी भी प्रकार के संवैधानिक समाधान का वादा करने में असमर्थ रहा, तो कांग्रेस ने व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के विचार को कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक में स्वीकार किया था। गांधी जी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के प्रयास में यह आंदोलन शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध इस अभियान ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों को भारत छोड़ने पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और देश भर में उसके कार्यालयों पर छापे मारे गए। नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इस घटना से अराजकता का माहौल पैदा हो गया। सरकार द्वारा कठोर दमन के बावजूद लोग विचलित नहीं हुए और अपना संघर्ष जारी रखा। इस आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वतंत्रता आंदोलन के शीर्ष एजेंडे में रखा।